तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जॉन नाम के फिशरमैन के साथ, जो कि बीच समुद्र में अपनी छोटी सी नाव लेके मछलियाँ पकड़ने जा रहा होता है। लेकिन बीच समुद्र में इतना ज़्यादा फॉग आ जाता है ना कि सब कुछ धुंधला धुंधला हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इस फॉग में जॉन कुछ समय तक सर्वाइव करके आगे जाता ही है कि बीच समुद्र में उसको एक सुनसान सी बोट दिख जाती है। उसको डाउट होता है कि कोई बेचारा इसमें फंस ना गया हो, इसीलिए वो अपनी बोट उससे अच्छे से बांध के उसके अंदर चेक करने जाता है। लेकिन अंदर उसको कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता, लेकिन एक व्यक्ति के होने के सारे ही सबूत थे। एक तो उसमें फ्रेश खाना पड़ा हुआ था। उसको लगता है कि मालिक छोटी बोट लेके कहीं आजू बाजू फिशिंग करने गया होगा। वो इंजन भी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन खराब हो चुका था, बोट भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो वापस से ऊपर आता है कि आजू बाजू कहीं पे मालिक दिख जाए, लेकिन फॉग इतनी ज़्यादा थी उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो वापस से बोट में नीचे कंट्रोल रूम में जाता है और रेडियो पे एक मैसेज दे देता है कि बीच समुद्र में एक बोट छूट चुकी है, आपसे हो सके तो मदद करने आ जाओ। लेकिन उसने तो तय कर लिया था वो वापस अपनी ही बोट में जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर वापस जाता है ना, उसको क्या देखने को मिलता है कि उसकी छोटी सी नाव वहाँ से गायब हो चुकी है। हालांकि उसने काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी नाव को इस बोट से बांधा भी था। और तो और एक और भी अजीब सी चीज़ वहाँ पे होती है, इतनी सारी जो फॉग थी ना समुद्र में, वो भी एकदम गायब हो चुकी थी और एकदम ही दोपहर का समय दिखाया जाता है। अब आसमान भी एकदम साफ हो चुका था और दोपहर का समय था। वहाँ पे जॉन बोट में फंस ही चुका था, इसलिए वो एक मैप निकालता है और उसमें सारी ही दिशा देखने लगता है। लेकिन मसला एक और भी था ना कि बोट का इंजन खराब है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जॉन को ये सब काम आता था, इसलिए वो जल्दी से टूल बॉक्स निकालता है और उसके इंजन को ठीक करने लग जाता है। जॉन को ये सब काम तो आता ही था, इसलिए वो कुछ समय में इंजन को ठीक भी कर लेता है और बोट को चालू भी कर देता है और अब वो जहाँ भी जाना चाहता है वो जा सकता है। लेकिन उसको दिशा के बारे में पता नहीं, क्योंकि वो बोट को बीच ही समुद्र में फंसा हुआ पाया था। इसीलिए जॉन वापस से नीचे कंट्रोल रूम में जाता है और वापस से रेडियो पे मैसेज करता है कि आपसे हो सके तो मेरी मदद कर दो, मैं एक बोट में फंस चुका हूँ। लेकिन उसको उधर से कोई भी मैसेज नहीं मिलता, इसीलिए वो वापस से बोट के ऊपर आ जाता है। अब ऊपर आने के बाद जॉन को टॉयलेट लगी थी, इसलिए वो समुद्र में ही शुरू हो जाता है। उसको देख तो कोई रहा नहीं होता, लेकिन वो टॉयलेट कर रहा होता और पता नहीं पीछे से कोई उसको इतनी जोर से धक्का देता है ना कि वो बोट के कॉर्नर पे लटक जाता है, बस गिरने ही वाला होता है। ऊपर से हवा का प्रेशर भी इतना होता है ना, लेकिन जॉन जैसे तैसे करके अपने आप को बचा ही लेता है और वापस से बोट के अंदर आ जाता है। वो इतना ज़्यादा डर गया था, वो तो बोट के नीचे चला जाता है उधर टॉयलेट में वॉशरूम करने के लिए। वो वहाँ पे अंदर जाता है और पता नहीं कोई इतनी ज़ोर से उसका दरवाज़ा बंद करता है ना। जॉन इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं, वो सोचता है कि हवा का प्रेशर था इसीलिए अपने आप हो गया होगा। लेकिन वो टॉयलेट करके हाथ धो के जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, वो क्या पाता है कि दरवाज़ा लॉक हो चुका और उससे नहीं खुल रहा। अब दरवाजे को खोलने के लिए जॉन बहुत ही मेहनत मशक्कत करता है, बहुत दम लगाता है। उसके पास एक सिक्का होता है, उससे भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। बेचारा जॉन सोचने लगता है कि मैं तो किसी की मदद करने के लिए बोट में घुसा था, पता नहीं कौन मुझे फंसा गया। उसको अब ये महसूस होने लगता है कि हो ना हो इसमें कोई भूत है जो कि मेरे साथ बहुत ही गंदी हरकतें कर रहा है। और तो और वो जैसे ही ग्रूमिंग बॉक्स को खोलता है ना कि उसके अंदर से कुछ मिल जाए, खोल के उसकी मदद मिल जाए, लेकिन वो जैसे ही खोलता है उसके अंदर उसको खून दिखाई देता है। वो उसको नज़रअंदाज करता है और उधर से कैंची निकालता है और वापस से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से नाकाम होता है। वो दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुलता। टॉयलेट की खिड़की से जब जॉन को कुछ आवाज़ आती है और उधर से देखता है ना, तो उसके सामने से कार्गो शिप आ रही थी जो कि उसकी बोट की ओर ही आ रही थी। और अगर उसको सिग्नल देके रोका नहीं गया तो उसकी बोट से टकरा के सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए उसको सिग्नल देने के लिए अपना शर्ट निकाल लेता है और उससे सिग्नल देने लगता है। लेकिन वो कार्गो शिप नहीं रुक रही होती, यानी कि उसको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। और तो और वो उसकी तरफ बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए जॉन ये तय करता है कि मैं अपनी बोट के फैन को ही बंद कर दूंगा एक रस्सी को फेंक कर। इसीलिए वो रस्सी को बांध कर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो फैन में फंस तो जाती है और वही चीज़ फंदा बनाकर उसके गले में भी फंस जाती है और बेचारा खुद भी वहाँ पे अटक जाता है। उसको बस फांसी लगने ही वाली होती है, लेकिन एक छोटे से औजार की मदद से वो रस्सी को अपने गले से निकाल लेता है। लेकिन बेचारे को काफ़ी चोट आ चुकी थी, उसकी पूरी गर्दन लाल हो चुकी थी। इतनी मेहनत करने के बाद उसकी बोट रुक तो जाती है, लेकिन इतना आगे नहीं रुकी थी कि उस कार्गो शिप से ना टकराए। फिर भी उनकी टकरान हो ही जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही गंभीर सा झटका लगता है बोट में और बोट में पानी भी भरने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि जॉन इस झटके की वजह से बेहोश भी हो चुका है। ये सब चीज़ें होने के बाद जब जॉन को वापस से होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे काफ़ी पानी भर रहा होता है। और तो और वो काफ़ी डर चुका था, क्योंकि वहाँ पे पानी भी भर रहा होता और वो दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा होता। उसको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, ऊपर से उसको भूख भी लगी थी और थकान भी हो रही थी। और तो और उसको ऐसा भी लगता है कि कोई भूत
बोट ने मुझे यहाँ पे ना फंसा दिया हो। अब बहुत ज्यादा प्यास लगने की वजह से वो टॉयलेट के जेट स्प्रे से ही पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से भी पानी नहीं आ रहा होता। तो वो समुद्र के पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी पिया नहीं जाता। नमकीन पानी आखिर इंसान कितना ही पी सकता है, और तो उसको ये भी पता था कि ज़्यादा पी लिया तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसीलिए अब बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी थी और वो वहीं पे उम्मीद हार चुका था और वहीं पे बैठ जाता है कि अब मेरी मौत निश्चिंत है। हमें रात में बोट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बोट का स्टीयरिंग अपने आप मूव कर रहा हो, यानी कि जैसा कि कोई इनविजिबल इंसान उसको चला रहा हो। पता नहीं कैसी रहस्यमयी शक्ति ये होती है जो कि स्टीयरिंग को चला रही होती है। और तो और रात में काफ़ी ज़्यादा तूफान भी आ रहा होता है, जिसकी वजह से बोट को भी काफ़ी नुकसान होता है। और तो और जॉन को देखे तो उसको नींद आ चुकी होती है, और अब जब सुबह का समय हो ही रहा होता है, पानी उसके गले तक पहुंचाया होता है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, लेकिन पता नहीं तभी कैसे क्लिक की आवाज़ आती है, और वो जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है ना, दरवाज़ा तुरंत ही खुल जाता है। पानी की प्रेशर से वो तुरंत ही बाहर गिरता है, और बाहर निकलने के बाद उसको ये पता चलता है कि बोट में काफ़ी नुकसान हुआ है और अब सुबह हो चुकी है। और वो तुरंत ही ऊपर पहुंच आता है, जहाँ पे आसमान एकदम ही साफ होता है और वापिस से धूप भी निकल आई होती है। जॉन ऊपर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। वो थोड़ा बहुत पानी वगैरह पीता है और सोच लेता है कि यहाँ पक्का कोई भूत है जो कि मुझे मारना चाहता है। जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। बोट में एक तो कार्गो शिप से टकराव हो गया था और रात को तूफान भी आया था, जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ था और वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे तैरते नहीं रह सकती थी। बहुत ही जल्द वो डूब जाएगी, इसीलिए वो वहाँ से एक छोटी सी नाव बनाने का तय करता है और वहाँ से भाग जाएगा, जिसके लिए वो बोट से कुछ एयरबैग्स निकालता है और तो और जो नीचे कुछ समय पहले दरवाज़ा टूटा था ना, उसको लेके आता है। इन दोनों की मदद से वो एक छोटी सी नाव बना लेता है और थोड़ा बहुत पानी और खाने पीने का सामान बोट से ले लेता है और उस बोट से अलविदा ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब काफ़ी घंटों बीत जाते हैं वो अपनी छोटी नाव को चलाते चलाते, लेकिन वो वापस इसी बड़ी बोट के पास आ जा रहा था वो समुद्र में। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ, इतने घंटों बोट को चप्पू लगा रहा हूँ, फिर भी आखिर इसी बोट के पास कैसे पहुँच आता हूँ। अब इतने समय तक जॉन उस समुद्र में भटकने के बाद ये सोचता है कि बोट इतने समय तक नहीं डूबी तो शायद कुछ घंटे और नहीं डूबेगी। मैं इसमें लीकेज का काम कर देता हूँ और जितना भी पानी एक मोटर की मदद से बाहर निकाल देता हूँ, जिसके बाद हमको देखने को मिलता है कि वो बोट में जितने भी छोटे मोटे लीकेज थे उनको ठीक करता है और एक मोटर और पाइप की मदद से जितना भी समुद्र का पानी था ना वो भी बाहर निकाल देता है और बोट के बाहर भी जितना काम था सब कुछ कर देता है और बोट को चलने के लायक थोड़ा बहुत रेडी कर देता है। लेकिन बोट उसको एक बार और धोखा दे देती है, उसका इंजन काम नहीं करता और वो वापस से स्टिल होके वहीं पे खड़ी रह जाती है। जॉन वापस एक बार कंट्रोल रूम में रेडियो से मदद लेने जाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो वापस से थका हारा हुआ ऊपर आ जाता है और थोड़ा बहुत खाने लगता है और वापस से एक बार उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी कि मुझे यहाँ पे कोई बचाने भी आएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जॉन को वापस एक कार्गो शिप दिखती है जो कि सामने से जा रही होती है। तभी उसके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है और जो छोटी सी नाव उसने बनाई होती है ना, वो उसकी तरफ से वो कार्गो शिप की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो अपनी स्पीड बढ़ा के जैसे ही उसकी तरफ जाता है ना, वो क्या देखता है कि जो बोट खराब पड़ी थी इतनी समय से वो अपने आप ही चलने लगती है। पता नहीं उसमें ऐसी क्या ताकत आ जाती है, कौन सी रहस्यमयी शक्ति उसको चला रही होती है और तो और वो स्पीड से उसकी तरफ उसकी छोटी नाव की तरफ बढ़ने लगती है। और अगर जॉन उस छोटी सी नाव से नहीं कूदता तो वो तो उसको मार ही देती। अब जॉन ये देख के समझ जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई ईविल शक्ति है जो कि मुझे मारना चाहती है और तो और वो इस बोट में ही है। और अब वो तय कर लेता है कि आखिर कितना भी समय निकल जाए मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इस बोट में वापस नहीं चढ़ूंगा, इसी समुद्र में पड़ा रहूंगा। हम लोग देखते हैं कि शाम का समय हो जाता है, समुद्र का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और तो और नीचे काफ़ी खतरनाक मछलियाँ भी घूम रही होती हैं। जॉन को काफ़ी ठंड लगती है, इसीलिए वो खुद सोचे समझे बिना वापस से उस बोट पे चढ़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने की वजह से वो ज़्यादा सोचता भी नहीं, वापस से कैबिन में जाके एक कंबल ओढ़ के वहीं पे सो जाता है। जॉन के सोने के बाद वापस से एक सुबह होती है और वह जैसे ही सुबह को उठ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, वापस से एक बार वही होता है, उसके कैबिन का दरवाज़ा लॉक हो जाता है। वापस से वो वहाँ पे फंस चुका था और एक बार वो उम्मीद छोड़ ही देता है, लेकिन उसको स्टोरेज रूम दिखता है जहाँ पे सनरूफ होता है। उस सनरूफ को खोल के वो बाहर जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही ऊपर चढ़ता वापस नीचे गिर जाता, जैसे ही वापस ऊपर चढ़ता और एक बार नीचे गिर जाता। वो उम्मीद तो नहीं हारता, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम हो चुकी थी और तो और उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो सनरूफ को तोड़ने के लिए कुछ कोशिश कर पाए। जॉन थका हारा बैठा ही होता है, लेकिन तभी वापस से क्लिक की आवाज़ आती है और कैबिन का दरवाज़ा खुल जाता है और वो जैसे ही बाहर आता है ना, वो क्या देखता है कि बोट अपने
आप चल के एक छोटे से आइलैंड पे आ पहुंची है। वो आइलैंड देखकर जॉन कुछ सोचे समझे बिना वहां पर उतर जाता है। वो सोचता है कि ये ईविल बोट से तो मेरा रास्ता छूटा, अब मैं यहीं पे आइलैंड पे उतर जाता हूँ। लेकिन वो आइलैंड पे उतरने के बाद ये सोचता है कि ये आइलैंड पे ही कोई व्यक्ति है जो कि बोट को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ पे एक रॉड उठाता है और इंसान को ढूंढने लग जाता है कि मैं उसको यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उसको क्या पता चलता है कि वो आइलैंड पे कोई भी इंसान नहीं, वो पूरा ही सुनसान है। ये देखकर जॉन भी समझ चुका था कि ये बोट और ये आइलैंड का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, जो कि कोई ना कोई रहस्यमयी शक्ति चला रही होगी। ये सब चीज़ों से काफ़ी तंग आकर वो जो आइलैंड का सबसे ऊंचा रास्ता था ना, वहाँ पे ऊंचाइयों पे चला जाता है। उससे उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन जॉन को क्या दिखाई देता है कि जो बोट उसको यहाँ पे लाई ना, वो वापिस से जा रही होती है अपने आप चलकर। मानो ऐसा लग रहा था कि वो बोट अपना दूसरा शिकार ढूंढने जा रही है। और तो और जॉन काफ़ी ज़्यादा चिंता में होता है और अब वो आइलैंड के पीछे की तरफ चला जाता है। ये सब देख के जॉन काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। और तो और जॉन की अपनी भी लाइफ थी, वो वहाँ पे वापस जाना चाहता था। आइलैंड के पीछे की तरफ जैसे ही जॉन जाता है ना, वो क्या देखता है, वो उसी जगह पे आ चुका था जहाँ से मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। और तो और उसकी छोटी सी नाव भी वहीं पे पड़ी थी जो कि उसने बड़ी बोट में बांधी थी। और वो क्या देखता है, वहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग थे। और तो और वो पूरा ही कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, वो बोट सपना थी कि हकीकत। और तो और ये एक ऐसी मूवी थी जो कि एट द एंड आपको काफ़ी सारे सवालों के साथ छोड़ के जाती है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।